डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, सूती वस्त्र उद्योग का भारत में वितरण। यानी हम स्टेट वाइज देखेंगे कि भारत के किन राज्यों में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा विकसित है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र, लीडिंग कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर। भारत में महाराष्ट्र जो राज्य है वो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा सूती वस्त्रों का उत्पादन करता है। मुंबई को कॉटोनोपोलिस यानी कपास की राजधानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कपास की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में कपास की उपलब्धता के कारण, इसके अलावा ह्यूमिड क्लाइमेट होने के कारण, पोर्ट फैसिलिटी होने के कारण, अर्बन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इन सारी सुविधाओं के कारण मुंबई में कॉटन इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा मात्रा में विकसित है, तो इसीलिए इसको कॉटोनोपोलिस कहा जाता है। अदर सेंटर्स मुंबई में, सॉरी महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा और कहां-कहां कॉटन टेक्सटाइल लोकेटेड हैं, जो मेजर सिटीज हैं वहां की नागपुर, वर्धा, औरंगाबाद, अमरावती और सोलापुर। ठीक है, इसके अलावा छोटे-मोटे और भी कई जगहों पर लोकेटेड है, पुणे में भी है, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स। गुजरात, सेकंड नंबर पे गुजरात, सेकंड लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर। महत्वपूर्ण सेंटर सबसे ज्यादा अहमदाबाद। अहमदाबाद में भी वही सारी फैक्टर्स, वही सारे कंडीशंस अवेलेबल हैं जो मुंबई में है। दैट्स व्हाई गुजरात और मैं अहमदाबाद और महाराष्ट्र में मुंबई की सेम क्लाइमेटिक और अदर कंडीशन होने के कारण, जैसे यहाँ पर लीडिंग प्रोड्यूसर मुंबई है, यहाँ पर लीडिंग प्रोड्यूसर अहमदाबाद है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैनचेस्टर जो है यूके में एक जगह है, यानी ब्रिटेन में एक जगह है। हालांकि यूके ब्रिटेन में डिफरेंस है, वो हम लोग ज्योग्राफी में समझेंगे आगे, लेकिन अभी हम लोग सिनोनिमसली कह देते हैं यूके ब्रिटेन। ठीक है, ये सब चीजें। तो वहां पर एक जगह है जहां पर सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग जो है दुनिया में टेक्निकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद डेवलप किया गया, वो जगह है वहां पर मैनचेस्टर और बॉस्टन, दो जगह है। जो बॉस्टन है वो अमेरिका में है और जो मैनचेस्टर है वो यूके में। ठीक है, और ये दोनों सेक्टर पूरी दुनिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। इसलिए जहां कहीं भी दुनिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप होता है, उसको मैनचेस्टर के नाम से उपनाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो इट इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या बॉस्टन ऑफ ईस्ट। ठीक है, पूरब का बॉस्टन, बॉस्टन जो है वो अमेरिका में। अदर सेंटर्स गुजरात में सूरत, बड़ोदरा, भरूच, राजकोट, साबरमती एक्सेट्रा। ठीक है, और भी कुछ छोटे मोटे सेंटर होंगे, बड़े बड़े सेंटर्स के हम लोग यहाँ पर नाम लिखेंगे। नाउ थर्ड नंबर पर तमिलनाडु, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। जो लीडिंग सेंटर है यहाँ पर कोयम्बटूर। ठीक है, ये कोयम्बटूर, जिसको मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। ठीक है, अदर सेंटर्स में मदुरई, चेन्नई, सालेम, तूतीकोरिन, मसूलीपट्टनम इत्यादि। फोर्थ नंबर पे कर्नाटका, कभी फोर्थ नंबर पे यूपी होता है, कभी कर्नाटका होता है। अभी लेटेस्ट जो 2018 के आंकड़े हमारे पास है उसके हिसाब से कर्नाटका में बेंगलोर, बेलगाम, चित्रदुर्ग, मैसूर, गलबर्गा, नोट गुलबर्गा, गुलबर्गा कश्मीर में है, और गलबर्गा। ठीक है, चलो। पांचवें नंबर पे उत्तर प्रदेश, कानपुर इज द लीडिंग सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। इसको मैनचेस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है। अदर में मेरठ, वाराणसी, बरेली और हाथरस, आगरा, इसके अलावा मुजफ्फराबाद। ठीक है, और रायबरेली, ऐसे और भी बहुत से सेंटर हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटर्स। नाउ मध्य प्रदेश में इंदौर में जो है, इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है कॉटन टेक्सटाइल के कारण, क्योंकि जिस प्रकार से मुंबई में काफी मात्रा में कॉटन टेक्सटाइल बनाए जाते हैं, उस प्रकार से मुंबई में भी, क्योंकि कपास की उपलब्धता बहुत ज्यादा है वहां इंदौर में, इसलिए इसको मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। अदर में है उज्जैन, देवास, बुरहानपुर। ठीक, सातवें नंबर का है वेस्ट बंगाल, जहां पर कोलकाता इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय मुर्शिदाबाद, हुगली, हावड़ा एक्सेट्रा। नाउ राजस्थान, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, कोटा। तो ये 8 लीडिंग स्टेट्स हैं इंडिया में, जिसमें से मोर देन 50% अकाउंट्स बाय 2 स्टेट्स, दैट इज महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है,
इन आठ के अलावा भी छोटे मोटे चित्रकूट जो है आंध्र प्रदेश में भी होता है, ठीक है, कुछ थोड़ा मोड़ा केरल में भी होता है, तो ऐसे तो थोड़ा मोड़ा सभी जगह होता है, बट ये 8 इंपॉर्टेंट जो है स्टेट्स हैं और उनके ये महत्वपूर्ण सेंटर्स हैं। ठीक, अब हम देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की क्या समस्याएं हैं। पहला, स्कैरसिटी ऑफ रॉ कॉटन। हालांकि भारत में कपास की कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती है, एक तो पार्टीशन के बाद जो लॉन्ग स्टेपल कपास का काफी ज्यादा एरिया पाकिस्तान को चला गया, कुछ थोड़ा मोड़ा अच्छा पाकिस्तान को चला गया है ना। अच्छा, इसके अलावा जो भारत में है तो कई एक प्रॉब्लम्स के कारण कपास की पैदावार उतनी नहीं है जितनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के खास करके विकसित देशों में पाई जाती है। इसके कारण जिस रेशियो में हम वस्त्र पैदा करते हैं, बनाते हैं, उस रेशियो में हमारे पास कच्चे कपास की उपलब्धता कम है। अगर हम एक लीडिंग रोल प्ले करना चाहते हैं दुनिया में कॉटन टेक्सटाइल के सेक्टर में, तो हमें अपनी इसकी प्रोडक्शन पर जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी समस्या है ऑब्सोलेट मशीनरीज, यानी जो मशीनरीज है वो पुराने जमाने के हो चुके हैं, ओल्ड फैशन्ड हो चुके हैं, उनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में जो नई मशीनें आ रही हैं वो अपडेशन नहीं किया गया है। इसके अलावा जो मशीनरीज है भारत में ऑलरेडी उसका 4% कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो उस 4% में भी जो अपग्रेडेशन है वो नहीं हो पाया है, ये एक बहुत बड़ी कमी है। तीसरे नंबर पे हाईली अनऑर्गेनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी यहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, छोटे मोटे पावरलूम, हैंडलूम के माध्यम से पूरा टेक्सटाइल सेक्टर चल रहा है। जरूरत है भारत में बड़े मिलों को लगाने की, उनके वर्कर्स को डिफरेंट प्रकार की जो लेबर सुविधाएं मिलती हैं, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, पीएफ डीएफ ये तमाम चीजें मिलनी चाहिए, ये सब चीजें होनी जरूरी है। चौथे नंबर पे इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, यानी कंटिन्यूस पावर सप्लाई कहीं पर भी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड होनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्री, नॉट ओनली ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ दो बातों की है। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब एक तो कॉटन की भी प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ कम है, इसके अलावा कॉटन के जो वस्त्र हम बनाते हैं वो भी कम मात्रा में बनाते हैं, ठीक है। तो लो प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ बोथ, इन टर्म्स ऑफ कॉटन एंड इन टर्म्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझ लिया है कि प्रोडक्टिविटी के मामले में भारत तीसरे नंबर पे है। आपको ध्यान रखना चाहिए, जबकि पूरी दुनिया में जो एरिया है उसके हिसाब से भारत सबसे ज्यादा एरिया पर कपास बोता है। दुनिया के 40% एरिया, मतलब दुनिया में जितने एरिया पर कपास होता है उसकी खाली 40% पर भारत कपास की खेती करता है। इसके बावजूद हमारी प्रोडक्टिविटी कम बनी हुई है, ये बहुत चिंता का विषय है। लोअर लेबर आउटपुट, हमारे यहाँ के श्रमिक भी ढीले ढाले थोड़ा सा काम उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाते। स्ट्राइक हड़ताल, ठीक है, ये भी एक समस्याएं हैं हमारे यहाँ। तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग लेबर लॉज और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, तो उससे स्ट्राइक जैसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। 8वें नंबर पे स्टिफ कंपटीशन विद चाइना एंड बांग्लादेश, हमारे जो क्लोज कॉम्पिटिटर हैं वो चाइना और बांग्लादेश, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छी मात्रा में कपास और कॉटन टेक्सटाइल का जो है वो पाया जाता है। और ऑलरेडी चाइना जो है वो दुनिया में लीडिंग प्रोड्यूसर और लीडिंग एक्सपोर्टर है, और खाली कपास कॉटन टेक्सटाइल के सेक्टर में चाइना का 40% कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में, जबकि भारत का 5.5%, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, हमें उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमें इस प्रकार से अपने कॉटन टेक्सटाइल या वस्त्र को बनाने पड़ेंगे कि पूरी दुनिया में हमारी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी रहे, कीमत है वो भी अफोर्डेबल रहे। 9वें नंबर पे लॉस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारे यहाँ जो पुराने वीवर्स थे, जुलाहे थे, ठीक है, और भी जो पुराने वर्कर्स थे इस सेक्टर में काम करने वाले, तो उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज का धीरे धीरे लॉस होते जा रहा है, क्योंकि जो पुराने लोग थे वो अपनी जो एक ट्रेडिशन थी, अपनी जो नॉलेज था उसको वो आगे आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं कर पाते। उसके कई कारण है, क्योंकि उनकी पीढ़ी उसी फील्ड में काम करना नहीं चाहती, वो आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दुनियादारी, ये सारी चीजों में अपने आप को ज्यादा एक ब्राइट फ्यूचर वहां पर देखते हैं। तो लॉस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एक बहुत बड़ा कारण है। फार्मर सुसाइड और इंडेप्टनेस, खास करके कॉटन सेक्टर में जो फार्मर्स इंगेज्ड हैं उनकी सुसाइड या उनकी ऋणग्रस्तता भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जिसके कारण उनका पूरा कंसंट्रेशन और फोकस कॉटन कल्टीवेशन में नहीं होता। रिजल्ट ये होता है कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये 10 समस्याएं हैं
इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं जो हम लोग ओवरऑल जब आपको मैं जूट, सिल्क, ये सारी चीजें पढ़ा देंगे तो आखिरी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया में टेक्सटाइल सेक्टर की क्या कमियां हैं, उसके लिए क्या सुझाव है और भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। वहां पर और भी कुछ पॉइंट आ जाएंगे। आप जब इंडिविजुअल परीक्षा में कॉटन टेक्सटाइल पूछे तो उसमें से कुछ पॉइंट उठा करके यहाँ डाल देना, और ओवरऑल टेक्सटाइल पूछे तो यहाँ से कुछ पॉइंट उठा के वहां डाल देना, ठीक है। तो इस प्रकार से काम बन जाएगा। तो और कुछ समस्याएं हम आगे देखेंगे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के माध्यम से क्या कदम भारत सरकार ने उठाए हैं। उसमें से पहला पॉइंट है क्लोजिंग सिक मिल्स एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। पहला काम तो ये किया गया कि अभी जो मैं आपको बताया कि पहले कभी 1600 मिल भी भारत में हुआ करते थे टेक्सटाइल सेक्टर में, अब जो है घट करके 1400 हो गए हैं। और अगर केवल कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो 1100 मिल रह गए हैं। तो भारत सरकार ने बहुत पुराने मशीन को, जिसमें जो है कॉस्ट इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम है, ठीक है, या उसमें जो एफिशिएंसी है, उसकी जो वर्क करने का जो स्टाइल है वो बड़ा धीरे है, तो ऐसे सारे मिल्स को बंद कर दिया गया है और जो मिल्स बचे हुए हैं उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन किया जा रहा है, माने पुराने मशीनों की जगह पर नए मशीन लगाए जा रहे हैं। दूसरा है एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। जो है इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि 68% कपास की खेती भारत में वर्षा आधारित कृषि के निर्भर है, केवल 32% एरिया इरिगेटेड है। तो भारत सरकार ऐसे क्षेत्रों में, खास करके विदर्भ वगैरह क्षेत्रों में तेजी से इरिगेशन फैसिलिटीज का भी विस्तार कर रही है। जब इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ेगी तो हमारी जो ये पहला पॉइंट है स्कैरसिटी ऑफ रॉ कॉटन, कॉटन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हमारी जो कॉटन की डिमांड है वो फुलफिल हो जाएगी। तीसरे नंबर पे एमएसपी एंड प्रोक्यूरमेंट। भारत सरकार कॉटन के लिए एमएसपी डिक्लेयर करती है, इससे किसानों को एक बहुत बड़ा आश्रय मिलता है। और अगर किसानों का कपास बाजार में उचित कीमत पर नहीं खरीदा जाता तो सरकार उसको खुद खरीद लेती है कॉटन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, या कॉटन जो है दो बॉडीज हमने इसके पहले पढ़े थे, है ना। तो दोनों बॉडीज में एक दूसरा वाला जो है वो ध्यान से मेरा निकल गया है, ठीक है। तो ये दो बॉडीज हैं जो एमएसपी डिक्लेयर करती हैं और प्रोक्यूरमेंट करती हैं, ठीक है। चलिए अगली बात हम देखते हैं चौथे नंबर पे पॉलिसी मेकिंग। भारत सरकार समय समय पर कॉटन टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज बनाती है। पुरानी पॉलिसी हमारे पास है नेशनल कॉटन टेक्सटाइल पॉलिसी 2013। भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अभी नई टेक्सटाइल पॉलिसी लेके आने वाली है, जिसको अभी कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन बहुत जल्द मंजूरी मिल जाएगी और उसका नाम होगा नेशनल कॉटन टेक्सटाइल पॉलिसी 2020, जिसमें कॉटन टेक्सटाइल के लिए नए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जब वो पॉलिसी आ जाएगी तब हम लोग आगे देखेंगे। पांचवें नंबर पे टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम, शॉर्ट में इसको कहा जाता है TUFS एंड अमेंडेड TUFS, ठीक है। तो पहले एक स्कीम लाई गई थी TUFS, बाद में उसमें और कुछ चीजें जोड़ी गई और नया स्कीम लाया गया अमेंडेड TUFS। इस स्कीम का पर्पज है टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन करना है, माने टेक्सटाइल सेक्टर में, कॉटन टेक्सटाइल के सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी को लाना है, पुरानी टेक्नोलॉजी को बाहर करना है, ठीक है। छठवीं नंबर पे सोलर एनर्जी स्कीम फॉर पावर लूम सेक्टर। पावर लूम में एनर्जी की एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वो पावर से चलती है, तो उसके लिए सोलर एनर्जी की बंदोबस्त या सोलर एनर्जी आधारित पावर लूम जो है उसके लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। यार्न बैंक स्कीम, यार्न माने धागा, ठीक है। कपास के छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ करके धागा बना दिया जाता है, उसको कहा जाता है यार्न, ठीक है। तो ऐसे यार्न बैंक जगह जगह पर स्थापित किए गए हैं ताकि धागा बनने के बाद उसको रख दिया जाए, उनकी क्वालिटी वगैरह जो है वो डिस्टर्ब ना हो, और जब उन धागों से आगे कुछ कपड़े वगैरह बनाने हो तो वो बनाए जा सके, ठीक है। आठवें नंबर पे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के रूप में एक हमने अलग से टेक्सटाइल के लिए जो है मिनिस्ट्री एस्टैब्लिश कर रखा है, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के लिए भी हमने उसके अंदर कॉटन के लिए अनेक संस्थान जैसे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भी कई संस्थान हमने जो है नेशनल कॉटन बोर्ड, ऐसे कई संस्थान हमने स्थापित कर रखे हैं जो भारत में कॉटन और कॉटन टेक्सटाइल के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। 9वें नंबर पे हैंडीक्राफ्ट का डेवलपमेंट। हैंडीक्राफ्ट का मतलब हस्तशिल्प आदि का भी विकास किया जाता है, जिसके माध्यम से एक पूरा कपड़ा बना होता है, उस कपड़े में विभिन्न प्रकार की जो पच्ची का भी डिजाइनिंग की जाती है, तो उससे रिलेटेड है हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। अब हम ये 9 जो है गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स
और कुछ भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदम है वो हम कब देखेंगे, जब हम ओवरऑल सारा टेक्सटाइल सेक्टर का कंक्लूड करेंगे कि इस सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है और सरकार ने पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए क्या कदम उठाए। अभी हम लोग देखते हैं हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, ठीक है, और हैंडीक्राफ्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है देश में। तो हैंडीक्राफ्ट जिसको हिंदी में हस्तकला या हस्तशिल्प कहते हैं, ठीक है, तो हाथ के माध्यम से कपड़े पर, मेटल पर, मिट्टी पर किसी भी प्रकार की कलाकारी करके उसके क्वालिटी इनहैंसमेंट कर देना हस्तशिल्प या हस्तकला कहलाता है, हाथों के माध्यम से, ठीक है, हाथ के माध्यम से छोटे छोटे उपकरण उपयोग करके, ठीक है, तो वो हस्तशिल्प कहलाता है। तो जो हैंडीक्राफ्ट है भारत में प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 70 लाख पीपल, भारत के 70 लाख लोगों को ये जो है हैंडीक्राफ्ट है वो रोजगार प्रोवाइड करता है, ठीक है। भारत में हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जैसे कि नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, हस्तकला सहयोग शिविर, ये शिविर जगह जगह पर आयोजित किए जाते हैं और उनमें काम करने वाले जो हैंडीक्राफ्ट मैन हैं, माने हस्तशिल्प में काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी डिफरेंट प्रकार की प्रॉब्लम्स को सुनी जाती है और उसके लिए सरकार अनेक प्रकार के फिर कदम उठाती है। और हैंडीक्राफ्ट अवार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने हैंडीक्राफ्ट अवार्ड की घोषणा की है, जिसमें साल में प्रत्येक साल बेहतर जो काम करते हैं इस सेक्टर में उनको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में एस्टेब्लिश किया गया 2017 में, अभी मोदी जी के द्वारा, ठीक है। ये जो है ये ट्रेड सेंटर भी है और एक म्यूजियम भी है हस्तशिल्प के लिए। ये एक ट्रेड सेंटर माने वहां जाकर के आप चीजें खरीद भी सकते हैं और म्यूजियम भी है। दीनदयाल अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प भवन नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। यहाँ पर भी हस्तशिल्प से संबंधित विभिन्न प्रकार के उपकरण, ये भी एक प्रकार का म्यूजियम है, ठीक है। चलिए, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हर साल फरीदाबाद के पास एक जगह सूरजकुंड हरियाणा में, वहां पर ये जो हैंडीक्राफ्ट से बने हुए चीज होते हैं उसमें से भारत और भारत के बाहर के लोग भी लाकर के अपना हैंडीक्राफ्ट वहां पर रखते हैं और वहां पर उन चीजों की खरीद फरोख्त होती है, ठीक है, और इस प्रकार से हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट किया जाता है। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्टिविटी सेंटर एंड टेस्टिंग लैबोरेटरी जयपुर में बनाया गया है। नेशनल हैंडीक्राफ्ट फेयर जगह जगह पर, जैसे कुंभ है या प्रगति मैदान में जब कभी बुक फेयर लगता है, तो ऐसे विभिन्न अवसरों पर जब जमावड़े होते हैं लोगों के किसी बड़े अवसर पर, तो वहां पर हैंडीक्राफ्ट का फेयर भी भारत सरकार लगाती है। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई है ताकि हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को एक्सपोर्ट भी किया जा सके। नेशनल हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम म्यूजियम, ये तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं हम, नई दिल्ली में लोकेटेड है। और प्रमोशन एंड मार्केटिंग, यानी हैंडीक्राफ्ट का भारत सरकार पर्याप्त मात्रा में प्रमोट भी उसको कर रही है, उसकी मार्केटिंग कर रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, ठीक है। तो ये तमाम हम लोगों ने यहाँ तक देखा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भारत में जूट और जूट टेक्सटाइल से रिलेटेड जूट इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए, थैंक यू।